नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2041 तक असम में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर हो जाएगी। यानी इसके बाद आने वाले सालों में असम एक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा, जहां हिंदू अल्पसंख्यक होंगे और मुसलमान बहुसंख्यक। क्या सही में असम मुस्लिम लैंड बनने वाला है? यह सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस तेजी से असम में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, वैसा भारत के किसी दूसरे राज्य में कभी नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी धर्म की आबादी अगर सामान्य तरीके से बढ़ती है तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन असम में जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसे किसी भी लिहाज से सामान्य नहीं कहा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी घुसपैठ की तरफ इशारा करती है। हकीकत में असम में मुस्लिम जनसंख्या के विस्फोट के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जो आज़ादी के तत्काल बाद शुरू हो गई थी, और इसका लक्ष्य था पूरे असम को पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में मिला देने का। लेकिन यह साजिश आज भी खत्म नहीं हुई है। आज पूरा सच में हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ असम के खिलाफ रची गई इस साजिश को बेनकाब करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर असम में कितने बांग्लादेशी हैं। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने पूरे राज्य में वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान छेड़ रखा है, क्योंकि अगर अतिक्रमण नहीं रोका गया तो असम की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने का कहना है ये कि योजनाबद्ध तरीके से राज्य में मुस्लिम आबादी सरकारी और जंगलों की जमीन पर भी कब्जा कर रही है, और अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो अगले 16 सालों में असम के मूल हिंदू निवासी अल्पसंख्यक बन सकते हैं। यह बदलाव न केवल आंकड़ों में दिखता है, बल्कि असम के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर भी असर डाल रहा है। डिब्रूगढ़ में कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने राज्य की जनसंख्या के बदलते आंकड़े यानी डेमोग्राफी चेंज पर गंभीर चिंता जताई। जब उनसे पूछा गया कि क्या असम के मूल निवासी कुछ वर्षों बाद अल्पसंख्यक बन जाएंगे, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह दावा किया कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो 2041 तक असम में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि यह उनका निजी अनुमान नहीं है, बल्कि जनगणना के आंकड़ों पर आधारित एक तथ्य है। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि राज्य की कुल मुस्लिम जनसंख्या में से सिर्फ 3% ही मूल असमिया आबादी है। यानी असम में रहने वाले जो कुल आबादी है, उसमें से जो 31% मुसलमान है कुल आबादी का, वो बांग्लादेशी हो सकते हैं, वो बाहर के हो सकते हैं। तो पहले आप सुनिए कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे उनके दावों में कितना है दम और क्या है उनके दावों का पूरा सच। It is not my take, this is just a census result. Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता का कहना है कि 2041 तक असम में मुसलमान 50% हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि हिमंता के इन दावों का पूरा सच आखिर है क्या। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि असम जम्मू और कश्मीर के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम प्रतिशत वाला राज्य बन गया है। चूंकि अब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए कहा जा सकता है कि असम
देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रतिशत वाला राज्य बन चुका है। असम की जनसंख्या के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि आजादी के बाद से यहां जमकर जनसंख्या असंतुलन हुआ है और इसके पीछे बांग्लादेश से हुई घुसपैठ का सबसे बड़ा हाथ है। आइए आंकड़ों के जरिए देखते हैं असम की जनसंख्या असंतुलन का पूरा सच। तो आजादी के बाद जब 1951 में पहली जनगणना हुई तो असम में मुस्लिम आबादी 22.6% थी। 20 साल बाद 1971 में असम में मुस्लिम आबादी बढ़कर हो गई 24.6% और इसके बाद 1991 में पूरे 20 साल बाद असम में मुसलमानों की संख्या हो गई 28.4%। वहीं 2001 में असम में मुस्लिम आबादी ने सीधे 31% के आंकड़े को छू लिया। वहीं पिछली जनगणना यानी 2011 में असम में मुसलमानों की संख्या हो गई 34.2% और यही हाल रहा। तो जानकारों को मानना है कि असम में अगली जनगणना जो अब अगले 1-2 साल में होने वाली है उसमें राज्य में मुसलमानों की संख्या करीब करीब 40% के आसपास पहुंच सकती है। अगर आपको लगता है कि मुस्लिम आबादी तो पूरे भारत में ही बढ़ी है तो असम में ऐसा क्या अलग हो रहा है जो आपको इतना परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आ रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1951 से 2011 के बीच पूरे भारत में मुस्लिम आबादी 4.4% बढ़ी है, जबकि इसी दौरान असम में मुसलमानों की संख्या में सीधे 11.6% की बढ़ोतरी हुई है। अब ध्यान दीजिए, पूरे भारत में 4.4% से बढ़ोतरी हुई मुसलमानों की और असम में बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या है? 11.6%, करीब करीब 2.5-3 गुना के आसपास। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज मुसलमान असम के लगभग 11 जिलों में बहुसंख्यक बन चुके हैं, वहीं दूसरे अन्य 4 जिलों में वो प्रभावी जनसंख्या रखते हैं। 2001 में असम में 6 मुस्लिम बहुल जिले थे और 2011 तक ये संख्या जो 6 से बढ़कर अब 11 पहुंच गई है। आइए अब देखते हैं कि असम के किन किन जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक वो बन चुके हैं और वहां मुस्लिम आबादी का प्रतिशत क्या है। तो देखिए, दक्षिण सलमारा नाम का जो जिला है वहां पे 98.03% मुस्लिम है। वहीं धुबरी में करीब करीब 80% मुसलमान आबादी है। इसके अलावा हम अगर बारपेटा की बात करें तो यहां पर करीब करीब जो है वो 70.7% मुस्लिम आबादी है। वहीं दरांग में 64.3% मुस्लिम आबादी है। तो आप ये देख सकते हैं चारों जिले यहां पर आबादी का जो परसेंटेज है 98, 79, 70 और 63। अब देखिए हैलाकांडी जिला, यहां पर आबादी है 60.3%। गोलपाड़ा महत्वपूर्ण जिला, यहां पर आबादी हो चुकी है मुसलमानों की 57.5। करीमगंज में 57.3 और बोगईगांव में 50.2% मुस्लिमों की आबादी हो चुकी है। वहीं नौगांव में 55.4%, होजाई में 53.6% और मोरीगांव में 52.6% आबादी हो चुकी है। तो आपने देखा असम की जनसंख्या संतुलन का पूरा सच कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यही वजह है कि पिछले साल झारखंड दौरे पर गए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि डेमोग्राफी में बदलाव उनके लिए बड़ा मुद्दा है और यह उनके लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि जीवन और मौत की लड़ाई है। आप भी सुनिए पिछले साल 17 जुलाई को रांची में हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि असम में एक अनुमान के मुताबिक कितने बांग्लादेशी हैं। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इन असम ड्यूरिंग 1951 टू 2011 नाम से प्रकाशित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में करीब 2,95,000 बांग्लादेशी मूल के लोग असम में रहते थे।
वहीं 1971 में बांग्लादेशियों की असम में संख्या बढ़कर हो गई करीब करीब 7 लाख, जबकि अगले 20 सालों में यानी 1991 तक आते आते 1971 से 1991 के बीच में असम में जो मुस्लिमों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और यह संख्या सीधे 21,20,000 तक पहुंच गई। लेकिन 2001 में तो ये सारी हदें पार करते हुए 42,35,000 तक पहुंच गई। यानी एक रिसर्च के मुताबिक 2001 में असम में बांग्लादेशी मूल के 42,35,000 अवैध निवासी रह रहे हैं। और सोचिए 2025 में जब हम ये बात कर रहे हैं तब ये आंकड़ा और कितना खतरनाक तरीके से बढ़ चुका होगा। यानी असम की स्थिति कुल मिलाकर विस्फोटक है। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे तेजस्वी यादव क्यों दे रहे हैं चुनाव बहिष्कार की धमकी। भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। If saving life in distress is your calling, if you want to protect the country from maritime security threats, if you want to lead a multifarious lifestyles and dynamic job profile, if you want to be part of a fast-growing maritime force, if you want to serve the nation with pride and integrity, join the Indian Coast Guard as Assistant Commandant. For details, log in to www.joinindiancoastguard.cdac.in. तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। दिल्ली में संसद के अंदर और बाहर, पटना में विधानसभा के बाहर और अंदर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच RJD नेता तेजस्वी यादव अब चुनाव का बहिष्कार करने की बात करने लगे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। आप भी सुनिए इन दोनों ने क्या कहा। Now we have concrete 100% proof of Election Commission
allowing cheating in a seat in Karnataka. And I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। अब एसआईआर विवाद पर चुनाव आयोग ने भी विपक्ष से पूछा है कि क्या मृत मतदाताओं को बिहार से बाहर चले गए लोगों या फिर फर्जी वोटरों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि राहुल तेजस्वी के इस तरह के बयान विपक्षी दलों की हताशा को दिखाते हैं। बिहार का लोकतंत्र, जो वोटर मर गए हैं उनके वोट से लोकतंत्र थोड़े बनेगा। जो लोकतंत्र है, जनता ने जिसको मत का अधिकार दिया है वो वोट करेगा और वो चुनाव जिताने का काम। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो हारने वाले को बहाना चाहिए और वो जान रहे हैं कि बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है, पूरे महागठबंधन को रिजेक्ट कर चुकी है, इसीलिए अब वह बॉयकॉट का शरण ले रहे हैं। सही स्थिति यही है कि हार के डर से एसआईआर बहाना है, असली इलेक्शन से भाग जाना। बॉयकॉट बिहार इलेक्शन करने का और इस तरह से विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि उन लोग को अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या कहना है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।